परसेंट आप कर सकते हैं, आपको कुछ भी 3D बनना दिखता हो, बिल्कुल विजुअलाइजेशन आपका एकदम खत्म हो गया हो, तब भी आप इसे कर सकते हैं। अरे कैसी-कैसी बातें कर रहे हो यार, आप कैसे टीचर हो, ऐसे बोलते हो कि विजुअलाइजेशन खत्म हो गया हो, तो आप क्या कर रहे हो? हम तो कर ही रहे हैं भाई, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन होता है ना? और स्टीरियो बाय एक्सपीरियंस आई नो इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टफ चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, बाय गॉड्स ग्रेस जेई मेन में स्टीरियो का कोई कंपोनेंट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, और जेई एडवांस में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर आपको स्टीरियो नहीं भी आती तो भी। अगर बड़े सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे आपको कायरल एटम पहचानना आता है, तो चार अलग अलग ग्रुप लगे तो कायरल एटम है, बस सबसे क्रूशियल यही है और सबसे आसान भी यही है स्टीरियो में। अगर आपको ये आता है, सिस और ट्रांस एल्कीन आते हैं, तो मैक्सिमम काम तो आपका वैसे भी हो जाएगा। तो इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, इतने इतने दिन से हैरान कर रहे हो फालतू पढ़ा पढ़ा के? फालतू नहीं है, ये सब है सिलेबस में, ये ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं आपको, ये वो पोर्शन है जो सिलेबस में है, टफ है, लेकिन समहाउ जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जेई मेन के और जेई एडवांस के, उनमें इसकी वेटेज टेंडिंग टू जीरो है। तो चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ये सब बोलते जा रहे हो आपकी टेंडिंग टू जीरो, तो काय को पढ़ेंगे हम? अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है, यदि आपको केमिस्ट्री पसंद है, यदि आप 100% स्कोर केमिस्ट्री में टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल काम का है। अरे नहीं सर, हमारे तो आईआईटी में 60-70% नंबर आ जाएं तो भी हमारी तो टॉप रैंक आ जाएगी, हमको तो 70% नंबर भी बहुत अच्छे लगते हैं, तब भी मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर सिंपली ये नहीं एग्जाम क्लियर कर लें चाहिए, तो एग्जाम क्लियर करने में अगर आप इस चैप्टर को कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे तो ये चल जाएगा। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चैप्टर छोड़ दें, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको अगर इससे डर लग रहा हो, तो ऐसा ना हो इससे डर कर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दें। नहीं 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 नहीं, इतनी वर्थ नहीं है इस चैप्टर की। इसीलिए बहुत साफ साफ अपने विद्यार्थियों को बता देता हूं कि बेटा, सुंदर चैप्टर है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिमाग लगता है इसमें, और बड़ा 3D विजुअलाइजेशन लगता है, ज्योमेट्री जैसा चैप्टर है, तो इट्स सपोज टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। तो ब्यूटी वूटी अपनी जगह है, लेकिन यदि ये तुम्हें पीड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है, यदि तुम इससे आतंकित हो चुके हो, तो एक बात और बता दूं, आगे जो अगला हाफ आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म्स का, उसका भी शुरुआत के एक मेजर चंक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स का स्टीरियो से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये कहीं काम आती है, काम कहीं कहीं एकदम वैसे ही होता है जैसे खाना बना के आपने ऊपर से धनिया वनिया छिड़क दिया है ना, ये उस टाइप का चैप्टर है ये। अच्छा, तो नहीं छिड़केंगे धनिया तो भी खाना तो बन जाएगा, खा लेंगे, है ना? तो वैसे ही है ये कि बढ़िया चैप्टर है, शानदार है, भव्य है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कितना भी खतरनाक वर्ल्ड चैंपियन चैप्टर क्यों ना हो। मान लीजिए आपने कहा साहब हम मान लीजिए हम किसी भी चीज के वर्ल्ड चैंपियन है, मान लीजिए आपने कहा कि हम तो गुल्ली डंडा के वर्ल्ड चैंपियन हैं। हाँ ठीक है, होंगे, पर ओलंपिक मेडल तो आपका नहीं आया, क्यों? क्योंकि ओलंपिक में गुल्ली डंडा की चैंपियनशिप ही नहीं है ना? तो ऐसे ही ये बड़ा खतरनाक गेम हो सकता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कौन सा स्टीरियो केमिस्ट्री का, लेकिन अगर ये फाइनल एग्जाम में आएगा ही नहीं तो फिर अपन बहुत ज्यादा इसके लिए पीड़ित ना हो। एक दो क्वेश्चन की वर्थ इसकी है, ऐसा भी नहीं है कि यूजलेस है, लेकिन इस एक चैप्टर में जो दिमाग लगता है वो 5 चैप्टर के बराबर लग जाता है, मेहनत 5 चैप्टर के बराबर लग जाती है। और जो मुझे इसका भी डर नहीं है, मुझे उस बात का डर है कि कुछ विद्यार्थी जो थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इस चैप्टर के बाद कई बार आगे पूरी ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से जिंदा है और आप कर लोगे आराम से। मैं ये बताना चाहता हूं, इस वैक्सीनेशन नोट के साथ कि आपको ये वायरस ना घुस जाए कहीं, है ना? बढ़िया है, शान से पूरे ऐश और धड़ाके के साथ आइए, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सेगमेंट है और बड़ा प्यारा सेगमेंट है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। कौन सा? प्रोडिक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये क्या है प्रोडिक्शन ऑफ ऑप्टिकल? बड़ा भयंकर लग रहा है। अरे बड़ा आसान मैथमेटिकल पोर्शन है, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और दो लल्लू सी डेफिनेशन है, उन पर बेस्ड है ये। क्या है? अरे सुनते हो मेरे साथ, बहुत मजेदार चीज है। अगर कोई कायरल कंपाउंड है, हाँ जी, और अगर मतलब दो कंपाउंड हैं, ठीक है, बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, बिल्कुल एक एक दो बोतली है, एक में मान लो 0.1 मोलर है सोल्यूशन 1, और दूसरे में भी है 0.1 मोलर सोल्यूशन 1, आइडेंटिकल है, हाँ, तो एक का रोटेशन है x डिग्री, तो दूसरे का कितना होगा? उसका भी x डिग्री होगा। ठीक है, मेक सेंस। और अगर वो दोनों दो बोतली हैं, दोनों एक जो है, दो बॉटल्स में
अगर एक है कोई कंपाउंड एक्स और दूसरा है उसका एनैंशियोमर, उसकी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एक्स डैश, तब क्या होगा? तब आप कहोगे अगर एक का ऑप्टिकल रोटेशन है एक्स डिग्री तो दूसरे का होगा माइनस एक्स डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम होगी और साइन नेगेटिव होगा अगर वो एनैंशियोमर है तो। ठीक है, एनैंशियोमर की बजाय अगर वो डायास्टीरियोमर हुए तो हो सकते थे। एक कंडीशन थी सेम होते तो ऑप्टिकल रोटेशन सेम, एक कंडीशन थी एनैंशियोमर होते तो मैग्नीट्यूड सेम साइन ऑपोजिट, अगर डायस्टेरियोमर है तो फिर तो कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, अगर डायस्टेरियोमर एक कायरल हो गया, अगर वो कायरल ही नहीं है तब तो टंटे कट गए, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो गया। ठीक है, अगर वो कायरल है फिर तो ठन ठन गोपाल, फिर नहीं पता अपने को क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एक का एक्स है दूसरे का वाई है, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? जवाब है ठेंगा, कोई रिलेशन नहीं है, नोबडी नोस, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक, इफ यू आर सेंसिबल यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, एंड स्टूपिड पीपल कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग, वो तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है ना, ऐसा है। तो तीन कंडीशन, आइडेंटिकल, सेम रोटेशन, एनैंशियोमर सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन, डायस्टेरियोमर नो रिलेशनशिप, अगर कायरल डायस्टेरियोमर है, अगर एक कायरल है तो दोनों का 0-0 हो जाएगा, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्या सीन होगा? ये तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात थी। हाँ जी, अगर स्ट्रक्चरल हुए तो वो तो अलग अलग कंपाउंड है, बिल्कुल अलग अलग हैं। कायरल नहीं है तो दोनों का 0 हो जाएगा, अगर कायरल हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर दो कायरल सब्सटेंसेस हैं और दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो कुछ भी होता रहे, वी डोंट केयर, एंड आई मीन नोबडी केयर्स, ना मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स डोंट केयर, तो व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट, राइट? बस इस तरीके से। ठीक है। एक चीज और है, अगर कोई रेसिमिक मिक्सचर हो गया तो, अगर रेसिमिक मिक्सचर हो गया, एनैंशियोमर्स का 1:1 मिक्सचर हो गया तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तभी तो वो रेसिमिक मिक्सचर है। जी हाँ, तभी तो वो रेसिमिक मिक्सचर है। तो अब एक बात बताइए, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी। ये अभी तक तो कॉमन सेंस बातें चल रही थी, आसान थी, बिल्कुल आसान थी, अब कर पा रहे हैं बिल्कुल। अब सुनिए एक पहली बहुत ही आसान डेफिनेशन ऑप्टिकल प्यूरिटी। ठीक है, ये क्या है, क्या क्या डर लग रहा है, सन को मत, मैं दूसरा एक बहुत आसान एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम्स की एक गोल्ड बार है, एक सोने का बिस्किट है आपके पास 100 ग्राम का, मान लीजिए। अरे वाह, कहेंगे कितना मजा आ रहा है, मैं अच्छी बात रखे रही, बढ़िया है। अब और आपको अगर कोई बताता है कि इस गोल्ड बार का वजन तो 100 ग्राम्स है, पर इसमें 90 ग्राम्स जो है वो तो प्योर गोल्ड है, और अगर इसमें 10 ग्राम्स जो है वो कॉपर है, जहां से आपको गोल्ड बार प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा है कि भैया इसमें ऐसा है। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ गोल्ड कितनी होगी? हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे 100 ग्राम आपके पास गोल्ड बार है जिसमें 90 ग्राम तो असली में गोल्ड है और 10 ग्राम उसमें कुछ अंशंश मिला हुआ है, जैसे बता दिया कॉपर मिला हुआ है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है? जितना है प्योर डिवाइडेड बाय जितना है टोटल इंटू 100, यानी कि 90% प्योर गोल्ड है, 90% प्योर गोल्ड है। और ये कैसे निकाल लिया? ये जितना था प्योर डिवाइडेड बाय जितना था टोटल इंटू 100, ऐसे होता है। ठीक है, ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या चीज है? पहले जो फील है वो ले आइए, फिनोमेना क्या है वो ले आइए, फिर उसके बाद एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि भैया देखो 2-क्लोरोब्यूटेन खरीदनी है बाजार से, हमने कहा खरीद लो। अब ये 2-क्लोरोब्यूटेन के साथ एक प्रॉब्लम है लाइफ में कि ये कायरल कंपाउंड है। हाँ जी, और अगर ये कायरल कंपाउंड है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, बिल्कुल होगा सर। तो हम कहेंगे अब 2-क्लोरोब्यूटेन एक नहीं दो तरह की हो सकती है। अच्छा, कौन सी? एक हो सकती है D2-क्लोरोब्यूटेन और एक हो सकती है L2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और मान लो अगर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा जो है इसका +100 है,
मुझे नहीं पता कितना होगा, रैंडम बोल रहा हूं मैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। अगर अल्फा इसकी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इसका 100 है, तो लीवो का -100 होगा, ये तो पक्का है। इसका मतलब अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का 1 ग्राम पर एमएल का हम सॉल्यूशन बनाते हैं डीक्लोरोब्यूटीन का, और उसको अपन 10 डेसीमीटर क्यूब की लेंथ के पोलारिमीटर ट्यूब में भरते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स थे, और देखते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, नापते हैं इसे, तो वो 100 डिग्री आ जाएगा डेक्स्ट्रो में, तो -100 डिग्री आ जाएगा लीवो में। अच्छी बात है। अगर इसको 1:1 रेशियो में मिक्स कर दें तो मुझे मिल जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा हो जाएगा 0 डिग्रीज। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छी बात है। तो अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो 0 डिग्री हो जाएगा। मान लो मैंने इसे किसी और रेशियो में मिला दिया, और अब मैंने ये देखा कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है ये 0 डिग्री नहीं आ रहा। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है ये 0 डिग्री नहीं आ रहा, ये थीटा मान लो आ गया 60 डिग्रीज। अच्छा, और ये थीटा आ गया 60 डिग्रीज, और उसमें कुछ अपने को बता दिया कि इतना इतना कंसंट्रेशन डेक्स्ट्रो और लीवो का मिलाकर है। ठीक है, अब हम ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं कि क्या है प्यूरिटी किसकी, हमारे गिवन एनहांसमेर की। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। ऑप्टिकल प्यूरिटी is defined as the ratio of observed rotation to the rotation of pure enantiomer। जैसे हमसे कोई पूछता है कि ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ डेक्स्ट्रो क्या होगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ डी आइसोमर क्या होगी यहां पे, तो हम कहेंगे भाई साहब यहां पे फिलहाल दिख रही है 60 डिग्रीज, है ना। कब, जब डेक्स्ट्रो और लीवो मिलाकर जो है वो है 1 ग्राम पर एमएल, और अकेला 1 ग्राम पर एमएल डेक्स्ट्रो था तो भी कितना था 100 डिग्री। अगर अकेला 1 ग्राम पर एमएल होता लीवो तो भी है कितनी -100 डिग्री। मिक्सचर आ गया तो अगर सिर्फ अकेला डेक्स्ट्रो होता तो ये होता 100 डिग्रीज। फिलहाल कंसंट्रेशन तो डेक्स्ट्रो लीवो मिलाकर उतना ही है 1 ग्राम पर एमएल, लेकिन उसमें कुछ डेक्स्ट्रो है कुछ लीवो, इसलिए मामला पिट गया और यह गया 60 डिग्रीज। तो हम कहेंगे दिस इंटू 100 मतलब 60% है ऑप्टिकल प्यूरिटी। इसका मतलब 60% एक्स्ट्रा या 60% है कौन सा डेक्स्ट्रो, और 40% जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो का। 60% तो डेक्स्ट्रो है, 40% रेसिमिक मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो का। ये मतलब होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी का। तो कैसे डेफिनेशन है, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज डिफाइंड एज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनहांसोमर। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज अज्यूमिंग सेम टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो आइटम है उनका अगर टोटल कंसंट्रेशन सेम है तो थीटा जो सचमुच में है डिवाइडेड बाय थीटा जो तब होती अगर इतना ही कंसंट्रेशन 100% प्योर डेक्स्ट्रो लीवो होता, वो डिनोमिनेटर में इंटू 100, दिस विल गिव मी ऑप्टिकल प्यूरिटी। अच्छा, जैसे जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए हमारे पास है 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, और उसमें रोटेशन मान लीजिए ऑब्जर्व किया गया 9.72 डिग्री का, ठीक है। और अगर प्योर एनहांसोमर होता, और यहां पे लिखा नहीं है साफ साफ पर यहां पे इंटेंडेड यही तो मैं लिख देता हूं, जोड़ देता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए, ऑफ सेम कंसंट्रेशन, सेम टोटल कॉन्सेंट्रेशन, अगर उतना ही कंसंट्रेशन जितना कंसंट्रेशन रखा था आपने और प्लस 9.72 डिग्री आया था, उतना ही कंसंट्रेशन रखें और प्लस 13.5 डिग्री आ जाए अगर एंगल ऑफ रोटेशन, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल प्यूरिटी है 9.72 अपॉन 13.5 इंटू 100, ये आ गई 72%। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 72% डेक्स्ट्रो है उसमें, नहीं, इसका मतलब है
72% तो डेक्स्ट्रो अलग से है और 28% जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है। मत भूलना, रेसिमिक में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों है, पर एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। रेसिमिक मिक्सचर में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों हैं। डेक्स्ट्रो अकेला 72 नहीं है, 72 तो वो है जो रेसिमिक मिक्सचर के अलावा है। अदर देन रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली प्योर सिर्फ डेक्स्ट्रो है, सिर्फ लो कितना है यहां पे है 72% डेक्स्ट्रो एक्स्ट्रा है, ऐसा बताया है। ठीक, इस तरह से। अच्छा फाइन, तो टोटल डेक्स्ट्रो आइसोमर कितना हुआ? वेल डेक्स्ट्रो या प्लस कितना हो गया, आप कह सकते हो 72% तो वो एक्स्ट्रा है, हाँ जी, और प्लस 28% था रेसमिक मिक्सचर, तो उसमें 14% रहा होगा डेक्स्ट्रो और 14% रहा होगा लीवो, आधा आधा होगा ना, 50-50 होता है रेसमिक। अच्छा, तो कितना हो गया? ये हो गया 86%, ये कितना हो गया? ये हो गया 86%। डन डन। और लीवो कितना है? लीवो 14% है, ये यहां ही गया था। अच्छा, यहीं पर एक शब्द लगे हाथ और डिफाइन कर देते हैं, जिसको लोग कहते हैं एनांशियोमेरिक एक्सेस। वाओ, ये क्या है? ठीक है, एनांशियोमेरिक एक्सेस नाम से भी फील आता है। एक्सेस में है कौन सा एनांशियोमर? आपके पास कुछ डेक्स्ट्रो है, कुछ लीवो है, इसका मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर में कोई एक्सेस नहीं होगी, 50-50% है डेक्स्ट्रो और लीवो। लेकिन अगर डेक्स्ट्रो और लीवो में से कोई ज्यादा है, बहुत ही आसान है ये, अगर डेक्स्ट्रो और लीवो में से कोई ज्यादा है तो आप ये देखें, टू कंप्यूट द एनांशियोमेरिक एक्सेस वी कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ प्रीडोमिनेंट एनांशियोमर एज परसेंटेज ऑफ एंटायर मिक्सचर। पूरे मिक्सचर का कितना परसेंट एक्सेस, मतलब एक जो प्रीडोमिनेंट एनांशियोमर है वो कितना है। जैसे पिछले एग्जांपल में डेक्स्ट्रो और लीवो में प्रीडोमिनेंट कौन था? डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो का टोटल उसमें परसेंटेज क्या था? अब जो ऑप्टिकल प्यूरिटी का रिजल्ट आएगा वही एनांशियोमेरिक एक्सेस कहा जाएगा। मतलब ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ डेक्स्ट्रो नहीं पूछा है, परसेंटेज ऑफ डेक्स्ट्रो था 84%, 86%, सॉरी लास्ट एग्जांपल में। परसेंटेज ऑफ लीवो था 14%। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने कहा था 72% तो है डेक्स्ट्रो और 28% है रेसमिक मिक्सचर। 28% है रेसमिक मिक्सचर। अगर 28% रेसमिक मिक्सचर है तो इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो ने एक दूसरे को काट डाला, मतलब काट डाला मतलब मॉलिक्यूल नहीं नष्ट हो गए, उनका ऑप्टिकल रोटेशन काट डाला। तो ये तो डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल हो गए। एक्सेस, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस में डेक्स्ट्रो कितना है? एक्सेस में तो है 72%, तो यही हो गई एनांशियोमेरिक एक्सेस के साथ डेक्स्ट्रो की एनांशियोमेरिक एक्सेस है 72%। तो सेम ही ऑप्टिकल प्यूरिटी से, हाँ सेम ही है, तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, है ठीक है, ठीक, ऐसे फॉर्मूला लिख रहे हो नीचे। हाँ हाँ, ये क्या है? मॉड ऑफ डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल। जी हाँ, पहली बात तो साफ कर दो, ये एंगल ऑफ रोटेशन नहीं कंसंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल अपॉन डी प्लस एल। डिनोमिनेटर क्या हुआ? ये तो हो गया टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कायरल कंपाउंड, ये हो गया टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ कायरल कंपाउंड। और ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेस ऑफ, अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो और अगर लीवो है तो लीवो। जैसे इसलिए मॉड क्यों लगाया यहां पर, इसका मॉड्यूलस लगाया हुआ है कि डेक्स्ट्रो लीवो के कंसंट्रेशन में, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा में नहीं, कंसंट्रेशन में जो ज्यादा हो वो आ जाएगा। और मजे की बात है, थीटा भी उसी के प्रोपोर्शनल होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको थीटा के टर्म्स में भी लेते तो भी बैठ जाता है। एक्सेस ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक ठीक है। एक्सेस ऑफ वन एनांशियोमर, दूसरे शब्दों में यह है एक्सेस ऑफ वन एनांशियोमर ओवर अदर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टोटल मिक्सचर इनटू 100।
तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू एनैंशियोमेरिक एक्सेस, दैट्स इट। एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, परिभाषाएं अलग अलग होंगी, आंसर उनका सेम है। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल, एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये यही था, पुराना एग्जांपल चल रहा था, मैंने इसको आपको बोल के बता दिया है कि भाई डेक्स्ट्रो माइनस लीव, अगर ऑप्टिकल प्यूरिटी थी 72%, टोटल 100% होता ही है ना, तो फिर अपन ने कहा कि 86% डेक्स्ट्रो है और 14% लीवो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कायरल। सच है या झूठ? बिल्कुल सच है, सबसे फंडामेंटल चीज है, ट्रू। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर्स। नहीं नहीं, एलीन देखा था यार हमने, कोई कायरल सेंटर नहीं है, पर मॉलिक्यूल कायरल है। एटम कायरल, कायरल सेंटर, कायरल एटम, एटम कायरल नहीं है पर मॉलिक्यूल कायरल है। एलीन था, बिल्कुल है। दिस इज फॉल्स। तो दोनों सही है? नहीं नहीं, वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स। यस, वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स। 2007 का क्वेश्चन है, अच्छी बात है। एक और हो जाए, बिल्कुल। An organic compound P exists in two enantiomeric forms which have specific optical rotation values plus minus 100 degrees. अच्छी बात है। The optical rotation of a mixture of these two enantiomers, the specific optical rotation of mixture is minus 50 degrees, percentage of that which is lower. ठीक है, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनैंशियोमेरिक एक्सेस कितनी है? हो रहा है 50 डिग्री, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हो सकता है 100 डिग्री इंटू 100, तो 50% है ऑप्टिकल प्यूरिटी। अच्छा, तो इसका मतलब 50% होगा रेसिमिक मिक्सचर, तो 50% ही होगा रेसिमिक मिक्सचर, बिल्कुल साहब। और इसका मतलब उसमें जो है 25% होगा डेक्स्ट्रो और 25% होगा लीवो। जी हाँ, और पहले कितना है? पहले -50 है। अच्छा, तो लीवो कितना हो गया? तो लीवो हो गया 25% प्लस पुराना 50% यानी 75%, और डेक्स्ट्रो हो गया 25%। पूछा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ दैट एनैंशियोमर दैट इज इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डेक्स्ट्रो। जवाब है 25% है उसका कॉन्सेंट्रेशन। कर पा रहे हैं आप? हाँ, ये तो आसान लग रहा है। अरे बहुत आसान है यार, देखो तो सही, डर जाती हो तुम, इसलिए दिक्कत होती है। ये वाला तो अपने आप ही करना पड़ेगा। कैसे? सब एक जैसे क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है, बार बार आ रहे हैं, तो बार बार क्यों करा रहे हो? करो तो सही, तुम्हें आ जाए, तुम्हारा डर निकल जाए मन से, इसलिए करा रहा हूं। करो उसको, निकल चुका है डर, कोई डर नहीं हमको। अरे हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, बहुत अच्छी बात है, करो। चलो, डर नहीं है तो भी करो, और है तो भी करो। डर के आगे जीत है। Pure cholesterol has a specific rotation of -32 degrees. Alpha is -32 degrees. A sample of cholesterol prepared in the laboratory has a specific rotation of -8 degree. ठीक है, enantiomeric excess, optical purity, enantiomeric excess एक ही बार है, वो है observed rotation upon ideal rotation into 100 धत्तेरे की। तो आंसर ही आ गया, कितना? 25%। यही, दैट्स इट, यही पूछा था। 25, x is 25, there we are। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, बहुत अच्छा लगता है हमको, हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ तो होंगे, नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? करो इसको, करो। चलो, the enantiomeric excess and observed rotation of a mixture containing इतना एंड फलाना एंड ढिकाना respectively are। ठीक है, गजब। एक तो एनैंशियोमेरिक एक्सेस पूछ ली और ऑब्जर्व रोटेशन थीटा तक पूछ डाला। आपके पास 6 ग्राम्स हैं प्लस के, 2 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल सेम है, आइसोमर्स हैं, तो मोलर मास सेम होगा। एक का 6 ग्राम है और एक का 4 ग्राम है। अच्छा, तो मोल कितने होंगे? अगर इसके x मोल्स हैं, तो अगर वजन है 1.5 टाइम्स, तो मोल्स भी होंगे 1.5 टाइम्स। वजन है 1.5 गुना, तो मोल भी तो 1.5 गुने होंगे, क्योंकि मोलर मास तो सेम है उनका। अच्छा, बात तो सही है आपकी। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्स्ट्रो
मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्स्ट्रो कितना हो जाएगा? 1.5x उसके मोल्स डिवाइडेड बाय 1.5x प्लस x विच इज 1.5 which is 0.6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ लीवो इज x अपॉन टोटल which is 1 upon 2.5 which is 0.4. ठीक, तो 60% है डेक्स्ट्रो और 40% है लीवो। ठीक है, और बोला है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनैंशियोमेरिकली प्योर 2-butanol इज 13.5 यूनिट। ठीक है, 13.5 यूनिट तो उसका थीटा प्योर का है। फाइन, अब एक चीज तुम देखो, अगर ये 0.6 0.4 है तो 0.4 और 0.4 तो बना लेंगे रेसिमिक मिक्सचर और 0.2 ही एक्स्ट्रा होगा, तो एनैंशियोमेरिक एक्सेस कितनी होगी? 20%। तो 20% होगी एनैंशियोमेरिक एक्सेस। ठीक है, ऑब्जर्व रोटेशन कितना होगा? जितना हो सकता है उसका 20%। 13.5 का 20% कितना होता है? 27, 2.7 डिग्रीज। 2.7 डिग्रीज, 20% तो ठीक है, ये 27 यूनिट गड़बड़ है। ना 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 ना, अच्छा तो ये हो जाएगा 2.7, 20%। करेक्ट आंसर इज सी, 2.7 यूनिट्स या डिग्रीज जो भी है, यहां पे यूनिट है तो यहां पे यूनिट कर देंगे और 20%। डन डन, अच्छी बात। और क्वेश्चन पूछोगे? करो यार, डर तो निकले। कितने क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, पक लास्ट शायद। करो करो। प्लस टार्टारिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 12 यूनिट, theta plus is 12 unit when measured in 12 centimeter polarimeter tube and 2 gram per ml concentration at a given temperature and light। ठीक है, यहां एक सेंटेंस है, डरो मत लंबा है तो। when diluted to half the concentration, concentration को कर दिया अब 1 gram per ml, length is same 12 centimeter, पैरामीटर द स्पेसिफिक रोटेशन विल बी, अरे यार कैसे फालतू की बातें, स्पेसिफिक रोटेशन थोड़े बदलता है, थीटा बदलता है। स्पेसिफिक रोटेशन तो सिर्फ टार्टारिक एसिड पर डिपेंड करेगा, जब तक टार्टारिक एसिड वही है जो कि वही रहेगा तो स्पेसिफिक रोटेशन तो उतना ही होगा, प्लस 12 यूनिट, वो थोड़े बदलेगा। दैट इज सेम, थीटा बदलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन नहीं बदलते। राइट, द आंसर इज सिंपली ब्यूटीफुली हैप्पीली 12 यूनिट्स। ओ धत तेरे की, क्या धत तेरे की हो गया ना। चलो ये वाला करो, थोड़ा डिफरेंट है। Which of the following pairs of isomers cannot be separated by fractional distillation? Fractional distillation ये क्या होता है? Distillation क्या होता है? अरे यार, इवेपोरेट करते हैं ना, उबालते हैं। सुना हुआ है, कोई नए शब्द नहीं है ये। हाँ सुना तो है, क्या करें? करें क्या, करो काम करो, है ना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा? आप इवेपोरेट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो किसको सेपरेट नहीं कर सकते? if boiling points are same, that is vapor pressure is same। अगर दो कंपाउंड्स का वेपर प्रेशर सेम हो तो डिस्टिलेशन से उनको कोई माइकल अलग नहीं कर सकता। ठीक है, और किनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है? क्या डायस्टीरियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है ना? क्या एनैंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है? हाँ, एनैंशियोमर्स का वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ना, इनमें तो अलग होगा, दे कैन बी सेपरेटेड। प्लस माइनस टार्टारिक एसिड एंड मीसो टार्टारिक एसिड ये डायास्टीरियोमर्स हैं। डायास्टीरियोमर्स का भी बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ना ना ना, ये नहीं चलेगी, सेम बॉइलिंग पॉइंट मांगता है। ये तो कंपाउंड ही अलग कर दिए तो नॉनसेंस, तो अलग ही अलग है। लैक्टिक प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड, यस दे आर enantiomers and enantiomers cannot be separated by fractional distillation। सत्य सत्य परम सत्य है ये। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर हमको। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी बात पर। प्योर मेंडलिक एसिड, मेंडलिक एसिड मेंडलीव जैसा लग रहा है नहीं, हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ
150 डिग्रीज। अच्छा, तो थीटा माइनस is minus 150 degrees. If a sample contains 60% of minus and 40% of enantiomer यानी plus, ठीक है, अल्फा फॉर दिस सोल्यूशन इज, निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन तो सेम रहेगा माइनस 150 डिग्री। ये जरूर है कि प्लस वाले का जो कंसंट्रेशन है वो है कितना, 40%, और माइनस वाले का कंसंट्रेशन है 60%। तो 40% और 40% तो बना देंगे, ये प्लस और ये माइनस बना देंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो 80% तो हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, 20% बचेगी एनांशियोमरिक एक्सेस। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर एनांशियोमरिक एक्सेस है 20%, तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन पूरा फुल प्योर रोटेशन कितना जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड रोटेशन विल बी माइनस 150 इंटू 0.2 यानी कि माइनस 30 डिग्रीज। तो अल्फा स्पेसिफिक is minus 150 degrees and alpha actual या थीटा जिसको कह सकते हैं, दिस इज माइनस 30 डिग्रीज। दोनों निकाल दिया अपन ने, जो नियतों की अल्फा साफ साफ बताया नहीं है क्या है, हमने निकाल दिया इस तरह से। डन 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 डन। Which of the following statements is incorrect? फिर से आपके द्वार अगला प्रश्न। Diastereomers can be chiral. Can they be? हाँ, they can be chiral. Fine, true. पर इनकरेक्ट चुनना है, खबरदार गड़बड़ मत कर देना। डायस्टेरियोमर्स कैन बी ए कायरल, ये भी सही है। कुछ भी हो सकते हैं, वो तो हो सकता है कायरल हो सकता है ना हो। जैसे मीजो कंपाउंड्स होते हैं डायस्टेरियोमर, कायरल नहीं भी होते। एनांशियोमर्स के साथ भी, मतलब जो आपस में एनांशियोमर वो किसी तीसरे के साथ डायस्टेरियोमर बन जाते हैं, खुद कायरल हो सकते हैं, मना नहीं कर सकते। एनांशियोमर्स हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज। Similar physical always, yes. Similar chemical properties usually आमतौर पर सिमिलर हैं, हमेशा सिमिलर नहीं होती बाबू। क्यों हमेशा क्या होता है, हमेशा ये सिमिलर क्यों नहीं होती? अगर किसी कायरल कंपाउंड किसी दूसरे कायरल कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं तब नहीं है सिमिलर। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। तो फिर क्या ये इनकरेक्ट है? हाँ, ये तो इनकरेक्ट ही लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो दिस इज द आंसर। एक मिनट, और लास्ट, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कंफर्म्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स जो था वो खाली सी था, तो सी ही सही आंसर है। कैसा कलयुग है, देखिए गलत चीजें सही हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज अ पेयर ऑफ एनांशियोमर्स? एनांशियोमर्स पूछे हैं, बड़ा अच्छा किया है, दिल में बड़ी खुशी है इसे देखकर। देखते हैं क्या होता है एनांशियोमर्स के नाम पर, आइए देखें। वेल, ये जो कंपाउंड है ना, ऐसे रखा हुआ है, अगर इसे ऐसे पलट दें तो पहले अंगूठा यहां है, पलट के अंगूठा जो लेफ्ट था वो राइट में आ गया, हाथ उल्टा दिख लेगा ना, पहले इधर दिख रहा था अब इधर दिख रहा है ना। तो ऐसी सेकंड मॉलिक्यूल को मैं चाहता हूं उठा के पलट दूं ऐसे रोटी की तरह या पराठे की तरह, है ना। तो अगर बिल्कुल मान लीजिए इसको उठाकर ऐसे प्लेन में बाहर निकाल कर पटाक ऐसे पलट देता हूं, तो कैसा दिखेगा ये? वेल, तो ये दिखेगा टैंग टैंग टैंग। तो ये वाला Cl जो है ये इधर वाले एटम पर आ जाएगा, जी हाँ। और जो अंदर जा रहा था, अब देखो अगर हाथ ऐसा है और ये आपकी तरफ आ रहा था, ये उंगली मान लो आपकी तरफ आ रही थी, अगर उल्टा कर दूंगा तो ये अब मेरी तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा, जो अंदर था वो बाहर हो जाएगा। बाहर से कोई अंदर नहीं, नहीं आ सके, क्या आ ही गया है ना। और अंदर से कोई बाहर बिल्कुल चला गया, ऐसा। अभी तो सेम है, हाँ। और कंपाउंड को कितना भी अल्टो पल्टो, अगर सेम आ गया तो फिर सेम ही होगा, तो दे आर सेम। लेकिन हमसे तो पूछा एनांशियोमर है, एनांशियोमर है क्या? नहीं यार, तो सेम कंपाउंड है, एनांशियोमर थोड़ी है। ठीक है, बी देखिए,
हैं? हाँ हाँ, देखिए देखिए, जी भर के देखिए। ठीक है, देखते हैं। वेल, अगर आप गौर से देखें तो ये एटम कैसा है? बड़ा अच्छा लगता है ये एटम। होगा अच्छा, कैसा है? कायरल है कि नहीं है? हाँ है तो क्यों? एक एच भी है यहाँ पे, ये मिथाइल है, ये अलग है, और यहां से काटें तो ये अलग है और ये अलग है तो कायरल, तो है, और ये भी कायरल है। जरा बीच से देखिए, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना ना ना, कोई नहीं है। अच्छा, क्यों? एक ऊपर एक नीचे, कहां सिमेट्री है? तो मॉलिक्यूल भी कायरल है? जी हाँ, ये कायरल है। तो ये तो इसकी मिरर इमेज लगती है। है क्या? चेक कर लेते हैं, देखते हैं। ये तो अभी ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा, अगर दूसरे वाले को वैसे ही इस एक्सिस के अराउंड जरा घुमाता हूं, मान लो दूसरे वाले को अगर ये बीच से एक लाइन खींचो और इसके अराउंड बस ऐसे ही, जैसे ऐसा है, इसको ऐसे घुमा लूं जस्ट, तो क्या होगा? इधर बाहर है, इधर आएगा तो अंदर हो जाएगा, या बाहर और ये अंदर था, इधर आएगा तो बाहर हो जाएगा। तो इसको ऐसे घुमा भी लूंगा तो दिस विल अपीयर सेम, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक है, नहीं होगा। और ये मिरर विरर नहीं देखने में आ रही, बड़ा आसान है इसको देखना। देखो, ये तो पक्का है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है। हाँ जी, हैं तो स्टीरियो आइसोमर बिल्कुल, और दोनों ट्रांस हैं तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं है बिल्कुल। और एक के ऊपर एक रख दो, अगर एक के ऊपर एक रख दो तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। तो स्टीरियो आइसोमर है और ज्योमेट्रिकल नहीं है बिल्कुल, तो ऑप्टिकल है, जरूर ऑप्टिकल है। और क्या बचा? एनांशियोमर है, मनहूस एनांशियोमर ही होंगे, कहां जाएंगे? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आप देखें, दे आर नथिंग बट एनांशियोमर्स। ठीक है, बढ़िया है, अरे शानदार है, गजब है। देखिए, सी को देखिए, कौन है एनांशियोमर? ऐसा पूछा है। इसमें दुर्भाग्य से देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा दूंगा तो एक से दूसरा आ जाएगा, तो ये सेम है। अगर मिरर इमेज हो भी गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो सेम आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाएंगे, दे आर सेम। एनांशियोमर है क्या? ना, मॉलिक्यूल ही अलग नहीं है। एनांशियोमर क्या खाते होंगे? क्या ये एनांशियोमर है? ये कैसा है? देखते हैं। शक्ल से तो दिख रहा है कि ये काफी अलग है। क्यों, क्या अलग है? अब आप देखो, इतना टुकड़ा सेम है, हाँ जी, इतना टुकड़ा अलग है, बिल्कुल। तो कुछ भी हो जाए, ये एनांशियोमर की फीलिंग तो नहीं आती इनमें, आती तो नहीं है क्या? है भी नहीं, ना ना, धत्ते की तो बस एक वही एनांशियोमर था। जी हाँ, एक बी ऑप्शन एनांशियोमर थी, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, यही सही। प्रभु की इच्छा पूरी हो, बिल्कुल, वो तो होगी सही, कौन रोकेगा उनको? अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजोफॉर्म्स? इनमें मीजो कौन कौन से हैं? मीजो के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होना बड़ा आवश्यक है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना, ये अड़ जाएंगे, नहीं, तो ये मीजो फिजो नहीं हो सकती। क्या यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिथाइल विथाइल एक जैसा है? हाँ, ये अड़ जाएंगे ना, ये भी मीजो नहीं है। अच्छा, ये सही है, दोनों ही नहीं है। इसको देखो, गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को। क्या ये कायरल है? हैं? पहली बात, ये प्लेन जो मैंने ये लाइन, इसको लाइन बनाई है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, है। और इंडिविजुअल एटम्स को देखिए, क्या ये कायरल है? देखिए, एच मिथाइल अक्कड़ बक्कड़ कायरल है, और ये कायरल है, कायरल है। क्या दोनों कायरल हैं? दोनों कायरल हैं। अगर दोनों कायरल हैं तो क्या ये मीजोफॉर्म्स हैं? हाँ, ये मीजोफॉर्म्स हैं। मतलब ये जो कंपाउंड है, मीजो है, बिल्कुल अवश्य ये मीजो है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 3 ओनली, बी। मीजो खाली 3 है। और वैसे भी 1 2 तो आउट हो गए थे, तो 3 को ही बचना था, और तो होना भी क्या था? देख सकते हैं आप। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म इन क्यूमुलीन्स। ये क्या है? क्यूमुलीन्स नई नहीं है आपके लिए। क्या थे क्यूमुलीन्स? मैं याद दिला दूं। अगर सी डबल बॉन्ड सी लगातार चल रहे हों, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल, धकाधक 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 डबल बॉन्ड चल रहे हों,
इनफैक्ट अगर दो डबल बॉन्ड भी एक के बाद एक लगातार आ जाएं तो ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं और ये सारा खानदान क्यूमुलीन्स का कहलाता है। ऐसी अल्कीन जिनमें क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हो वो क्यूमुलीन है। दो भी आ जाएं तो क्यूमुलीन है और 3 4 5 जितने आए तो आए, उनका स्वागत है। और क्यूमुलीन्स अगर आपको याद हो, हमने इनमें दो हिस्से करके बताए थे आपको। हमने कहा था क्यूमुलीन्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों तरह का आइसोमरिज्म संभव है, पर अलग अलग केसेस में। कैसे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहां आता था? जहां कायरलिटी थी। कहां थी? अगर इवन क्यूमुलीन्स थी जिनमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं तो, अगर आपको याद हो, जैसे एलीन का बहुत ही क्लासिक केस था जिसमें हमने कहा था ए और बी है यहां ऐसे, और ए और बी है यहां ऐसे। अच्छा, तो अगर इस तरीके से हैं ए बी और ए बी ऐसे, तो किसी भी तरह से आप देखोगे तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कि इसमें एक शर्त है कायरलिटी की, जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा अगर ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर ये डिफरेंट है तो क्या होगा? अगर बीच से काटोगे, अगर इस प्लेन के अलोंग काटना शुरू कर दोगे खच 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 खच, तो ऊपर रह गया ए, ऊपर रह गया नीचे आ गया बी, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर इस परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग काट रहे हो खच 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 खच, और यहां से काट डाला तुमने, और एक तरफ ए और एक तरफ बी अलग अलग हैं, ये डिफरेंट हैं और ये भी डिफरेंट हैं, तब आप पाओगे दोनों में से कोई भी प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और अगर दोनों में से कोई भी प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो इनके अलावा तो कोई प्लेन हो सकता भी नहीं है, और ओवरऑल ये एलीन कायरल हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ कायरलिटी क्या है? बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है दो चीजें, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है दो ग्रुप्स ऐसे, यहां पर दो एंड्स हैं अक्कड़ और बक्कड़, वो अलग हैं, और यहां पर दो ग्रुप्स हैं अक्कड़ बक्कड़, वो अलग हैं। वो बम्बे बो हो, नहीं अक्कड़ बक्कड़ भी हो सकते हैं, पर एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग हैं और दूसरे कार्बन से जुड़े हुए भी दोनों ग्रुप अलग हैं। बस इतना ही चाहिए। अगर इतना हो गया तो एलीन कायरल हो जाएगी। अच्छा, तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, कंडीशन ऑफ कायरलिटी इज दे आर डिफरेंट एंड दे ऑल्सो शुड बी डिफरेंट। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, क्या इनमें क्या रिलेशन है? इनमें नो रिलेशन है, इनको देखिए ही मत। ये सेम हो कंफ्यूज करने के काम आते हैं, ना हो भाड़ में जाएं, वी डोंट केयर। जैसे कभी कभी लोग ऐसा स्ट्रक्चर क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई ये है HCl। अब बच्चे बड़े खुश आते हैं, कहते देखो साहब ये बीच में काट रहो, ये H का HCl का Cl प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ना ना ना, खबरदार, प्लेनार मॉलिक्यूल थोड़े कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। एक कार्बन से दो ग्रुप अलग हैं, हाँ। दूसरे कार्बन के दोनों ग्रुप अलग हैं, हाँ भाई हाँ। तो ये कायरल है, हाँ बिल्कुल कायरल है। यही है, यही है, यही तो है, वो कायरल है, यस। तो इन even cumulines, two mutually perpendicular pi bonds are formed. Yes. The groups attached to the terminal atoms are in different perpendicular planes. Yes. And if these groups are different, then, and in both the cases they are different, तो ना POS होगा और ना COS होगा, और even cumulines optically active जरूर हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी बात है, बिल्कुल। जैसे देखिए, इनमें देखिए महाराज में ना पीओएस है ना सीओएस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, अवश्य हैं, बिल्कुल हैं। क्यों? ये अलग हो गए, हाँ जी, और ये अलग हो गए, हाँ जी।
बस हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, और माता बॉडी का करनी। अरे तो बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल अच्छा है, सच है। ये तो इवन क्यूमुलिन्स की कहानी थी, और ये इवन क्यूमुलिन्स की शर्त भी थी। क्या शर्त थी? कि एक टर्मिनल एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग हों और दूसरे टर्मिनल एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग हों। अगर आपको याद हो, अल्कीन्स में यही शर्त थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, और एलीन्स में या इवन क्यूमुलिन्स में वही शर्त हो गई कायरलिटी की। अच्छा है। एक और चीज देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सिर्फ मामूली अल्कीन्स नहीं, अगर ऑड क्यूमुलिन्स हैं, मतलब जैसे इसको देखिए, अक्कड़ बक्कड़, और यहां पे भी अक्कड़ बक्कड़ ऐसे है। अब ऑड क्यूमुलिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑड क्यूमुलिन्स का स्ट्रक्चर होता है प्लेनार। उसमें सब सारे एटम फैटम सब एक प्लेन में है। बिल्कुल, अगर सब एक प्लेन में है तो फिर से सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का उदय होता है। हाँ जी। तो एक तो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसमें? ऑड क्यूमुलिन्स में। क्यों? क्योंकि प्लेनार है, जो प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन 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 उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जरूर, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस। बट अगर एक कार्बन से अलग अलग दो ग्रुप जुड़े हैं और दूसरे कार्बन से भी अलग अलग दो ग्रुप जुड़े हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव हो जाएगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। राइट? तो GI इज पॉसिबल बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो स्ट्रक्चर बना रखा है सिस है, मिथाइल उल्टे कर देंगे, ट्रांस हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो सर एक बार क्यूमुलिन्स की समरी दे दीजिए, क्या है क्यूमुलिन्स की समरी? क्यूमुलिन की समरी बच्चों है, क्यूमुलिन दो तरीके के हैं। कौन से? क्यूमुलिन या तो ऑड क्यूमुलिन्स थे या इवन क्यूमुलिन्स थे। ऑड और इवन कोई भी होगा, इसमें GI यस, OI नो। इसमें GI नो और OI यस। एक तो मामला ये उल्टा था। और दोनों में कंडीशन क्या थी? दोनों में कंडीशन यही है कि ईच टर्मिनल कार्बन एटम must be attached to two different groups. It must be attached to two different groups. और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये क्यूमुलिन्स या तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं अगर इवन हुए, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनके अगर ये ऑड क्यूमुलिन्स हुए तो। राइट बच्चा लोग, तो ये थी क्यूमुलिन्स की कहानी, और यही कहानी आगे पड़ेगी बढ़ानी, और बाकी बची हुई कहानी भी आपको सुनानी। बिल्कुल घबराइएगा मत। अगेन हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। अगली बार हम आएंगे बाइफेनाइल्स और साइक्लोअल्कलिडीन्स पर। ये क्या है? ये वैसे ही है जैसा हमने ये पढ़ा है। इसी कंसेप्ट को बस नए नए ढांचों में उतारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर से आपके पास आएंगे। कब? अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।